Bismillahirrahmanirrahim. My name is Irsa Afzal and I am back with your lecture number 5 for week number 3. Hope you are all doing good, safe and sound. ओके क्लास, आप लोगों के प्रीवियस जो लेक्चर गुजरे उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए वो क्या थे। हम लोगों ने पढ़ा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ा अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पढ़ा और इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट ऑफ अ गुड एस्टिमेटर जो है उसके बारे में पढ़ने चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास पॉइंट एस्टिमेटर्स होते हैं और पॉइंट एस्टिमेटर्स बेसिकली वो अच्छे होते हैं, वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर्स होते हैं जिनमें ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। यानी फर्स्ट वन इज़ अनबाइसनेस, सेकंड वन इज़ कंसिस्टेंसी, थर्ड वन इज़ एफिशिएंसी एंड फोर्थ वन इज़ सफिशिएंसी। तो हम लोग फर्स्ट 2 क्राइटेरियाज पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ आवर टॉपिक्स एफिशिएंट एस्टिमेटर। एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन सा होता है क्लास, ये देख लें। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंट एस्टिमेटर बेसिकली उसको कहा जाता है एफिशिएंट एस्टिमेटर उसको कहा जाता है क्लास जिसमें आपके पास एस्टिमेटर का वेरिएंस जो हो तमाम कंपेरेबल हो तमाम एस्टिमेटर से। यानी आपके पास एक से ज़्यादा एस्टिमेटर्स होते हैं और जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस मिनिमम हो जाए बाकी तमाम एस्टिमेटर के वेरिएंस से, तो वो आपके पास एफिशिएंट एस्टिमेटर हो जाता है। यानी कि एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड टू बी एफिशिएंट इफ द वेरिएंस ऑफ इट्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मॉलर देन ऑफ द पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, कोई भी अनबाइज्ड एस्टिमेटर जो है वो एफिशिएंट तब कहलाएगा जब उसका जो वेरिएंस है वो स्मॉलर देन हो जाए बाकी तमाम अनबाइज्ड एस्टिमेटर से। यानी हमारे पास जो एस्टिमेटर अनबाइज्ड होते हैं उनके वेरिएंसेस का अगर हम कंपैरिजन करें और जिस अनबाइज्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस सबसे मिनिमम हो हम उसको क्या कहेंगे? एफिशिएंट एस्टिमेटर कहेंगे। और इसका आपके पास मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है ये देख लें। इसको हम निकालते हैं EF लिखकर। F आपके पास यहाँ पर एफिशिएंसी, यानी EF का मतलब क्या? सबस्क्रिप्ट में F का मतलब है ये एफिशिएंसी को शो कर रहा है। आपके पास फॉर एग्जांपल कोई से भी 2 वेरिएंसेस हैं, एस्टिमेटर्स हैं, उनके वेरिएंसेस का हम लोग रेशियो अगर ले लें लाइक दिस। कोई से 2 एस्टिमेटर्स हैं T2 एंड T1, उनके वेरिएंसेस हम लोगों ने ले लिए और वेरिएंसेस लेने के बाद उनको आपस में उनको डिवाइड कर दिया या उनकी रेशो ले ली, तो वो आप लोग के पास अगर वो रेशो ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो ये क्राइटेरिया क्या शो करता है? ये ग्रेटर देन 1 रेशो हमारे पास शो करी है बेसिकली कि वेरिएंस ऑफ T1 जो है वो लेस देन है वेरिएंस ऑफ T2 से। इट मीन्स T1 हैज़ मिनिमम वेरिएंस देन T2। तो अगर आपके पास T1 का वेरिएंस मिनिमम आ जाता है T2 से तो हम कहेंगे T1 एक एफिशिएंट एस्टिमेटर है। सो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन थी एफिशिएंट एस्टिमेटर की। फिर सुन ले, एक एस्टिमेटर एफिशिएंट कब होगा? जब उन दोनों के वेरिएंसेस की हम रेशो लें और वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो हम लोग जो डिनोमिनेटर का आपके पास एस्टिमेटर होगा उसको कहेंगे कि वो एफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो आप लोग लिख सकते हो T1 इज़ an efficient estimator compared to the T2। यानी हम T1 को जो है मिनिमम उसका वेरिएंस होने के क्राइटेरिया पर, यानी मिनिमम वेरिएंस था उसका, उस क्राइटेरिया पे हमने जज किया कि T1 जो है वो एफिशिएंट एस्टिमेटर है एज़ कंपेयर टू T2। सो आप लोगों ने याद रखना है कि जो भी एस्टिमेटर T1 हो या T2 हो, अगर उसका वेरिएंस मिनिमम आता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर एस्टिमेटर तो वो आपके पास एफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप लोगों का मीन जो है, सैम्पल मीन, वो एक अनबाइज्ड एस्टिमेटर भी है। तो सैम्पल मीन हम लोग देखते हैं कि सैम्पल मीन आपके पास एफिशिएंट एस्टिमेटर है भी या नहीं है। उसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। कंपैरिजन हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर
सैंपल मीन एंड सैंपल मीडियन का। यहाँ पर आप लोगों के पास दो एस्टिमेटर हैं, एक सैंपल मीन है और एक सैंपल मीडियन है। दोनों का हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन है। तो आप लोग क्या करेंगे, इनके वेरिएंसेस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मीन का वेरिएंस लिख लेते हैं, जो बार बार हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। मीन का एस्टिमेट जो वेरिएंस है आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको फिर बता देती हूँ। हमारे पास सैंपल मीन का जो वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार के इक्वल होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार आपके पास किसके इक्वल होता है जी, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के। इसी तरह से हमारे पास वेरिएंस ऑफ मीडियन भी होता है जी, वेरिएंस ऑफ मीडियन। वेरिएंस ऑफ मीडियन हमारे पास इक्वल होता है पाई सिग्मा स्क्वायर ओवर 2n के। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ आप लोगों के न्यू टर्म होगी कि वेरिएंस ऑफ मीडियन किसके इक्वल है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है, सो वेरिएंस ऑफ मीडियन जो है पाई सिग्मा स्क्वायर ओवर 2n के इक्वल है। अब इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं एफिशिएंसी के फॉर्मूले से। चूँकि मैंने बताया कि एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, इन दोनों के वेरिएंस की रेशो हम लोग निकालेंगे। निकाल ली। अब इनकी वेरिएंसेस की जगह पर इनके आंसर्स लिखे, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है, तो वेरिएंस ऑफ मीडियन हमारे पास इक्वल है पाई सिग्मा स्क्वायर ओवर 2n के, राइट। अब जो है ये हम लोगों ने दोनों के आंसर्स तो लिख दिए। लिखने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ कट हो रही है उसको कट कर दें। एन से कैंसिल हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या टर्म बच रही है। अब हमने देखा, हमने दोनों को डिवाइड कर लिया, तो आप लोगों का सिग्मा स्क्वायर ओवर एन था, सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एन से कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर रह गया पीछे 2/पाई, और 2/पाई आपके पास लेस देन 1 आंसर आता है। आप देख सकते हो पाई आपके पास 3.1416 के इक्वल है। ये आंसर आपके पास लेस देन 1 आ रहा है। लेस देन 1 है तो आपकी बेसिक डेफिनेशन क्या थी, ये देखिए। बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको एफिशिएंट एस्टिमेटर की। जब आपकी एफिशिएंसी जो है ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो हम डिनोमिनेटर के वेरिएंस को मिनिमम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जो कि आपके पास लेस देन 1 आ रही है, तो डिनोमिनेटर का वेरिएंस आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा आपके न्यूमिनेटर के वेरिएंस से। तो इसका मतलब एक्स बार यहाँ पर क्या है, मिनिमम एस्टिमेटर है, मिनिमम वेरिएंस रखता है। और जो मीडियन है आपके पास यानी एक्स कर्ली, ये आपके पास क्या रखता है, ग्रेटर वेरिएंस रखता है। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं कि एक्स बार इज़ द एफिशिएंट एस्टिमेटर। सो ये तरीक़ेकार होता है आप लोगों का एफिशिएंसी निकालने का, या किसी भी एफिशिएंट एस्टिमेटर को निकालने का। अब आप लोगों की बुक की तरफ आते हैं और बुक से चेक करते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके कि कौन सा आपका एस्टिमेटर जो है एफिशिएंट है और कौन सा एस्टिमेटर एफिशिएंट नहीं है। इसके बारे में आप लोगों का एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दिस वन, आपके पास क्वेश्चन नंबर है जी 15.9 का बी पार्ट लाइक दिस। ए पार्ट भी आप लोगों ने किया है, लेकिन फर्स्ट पार्ट आप लोगों का क्या था, विच आर अनबायस्ड, ये आप लोग सॉल्व कर चुके हो। द एफिशिएंसी ऑफ ईच अनबायस्ड एस्टिमेटर रिलेटिव टू अदर। तो आप लोगों की इस क्वेश्चन की भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। हम लोग कर रहे हैं 15.9 का ए पार्ट का। सेकंड आप लोगों के पास जो पार्ट है वो क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ईच अनबायस्ड एस्टिमेटर रिलेटिव टू द अदर, यानी इस जो अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं इनकी हम लोगों ने एफिशिएंसी अब निकालनी है, कंपैरिजन करना है इनका। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स बार 1 गिवन है 1/3 x1 प्लस 1/3 x2 प्लस 1/3 x3। इसी तरह से एक्स बार 2 गिवन है। एक्स बार 1 और एक्स बार 2 को पहले हम लोग लेते हैं।
हर स्टेप को आप लोग ज़रा एहतियात से लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 15.9 का ए पार्ट। आप लोगों ने निकालना है एफिशिएंसी को। x बार 1 आप लोगों के पास इक्वल है 1/3x1 प्लस 1/3x2 प्लस 1/3x3। इसी तरह से x बार 2 आप लोगों के पास इक्वल है 5/8x1 प्लस 1/8x2 प्लस 1/4x3। ये लिखने के बाद आप लोगों ने इन दोनों एस्टिमेटर्स का कंपैरिजन करना है एफिशिएंसी के लिए। तो आप लोग फॉर्मूला लिखोगे फॉर एफिशिएंसी। आप लोगों ने लिखना है कि वेरिएंस ऑफ x बार 1 ओवर वेरिएंस ऑफ x बार 2 का कंपैरिजन हम लोगों ने करना है ग्रेटर देन 1 के साथ। ठीक है, वेरिएंस ऑफ x बार 1 पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर वेरिएंस ऑफ x बार 2 निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं जी। अप्लाई वेरिएंस ऑन x बार 1, जो इक्वेशन नंबर x बार 1 है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x बार 1 अप्लाई किया जब, तो आप लोगों के पास इस तरह से ब्रैकेट के बाहर वेरिएंस आ गया और अंदर आप लोगों ने इक्वेशन की राइट साइड लिखनी है जो कि गिवन है आप लोगों को क्वेश्चन में। ये राइट साइड लिख ली। अब अंदर आप लोगों ने चूंकि वेरिएंस अप्लाई करना है तो हर वेरिएंस के स्टेप अप्लाई करने से पहले आप लोग क्या करें, 3 डॉट्स लगा के हर स्टेप को वाज़िया करें। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई हमारे पास इक्वल होता है वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के। ये लिख लिया। अब हमने चूंकि इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई ऊपर अंदर ब्रैकेट पर करना है तो कर दें। इससे पहले एक और बार लिखें आप लोग, वेरिएंस ऑफ ax जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x के। अब आप जो भी स्टेप करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमने कौन सा स्टेप किस जो है इक्वेशन को देखते हुए किया है। तो ये रूल आप लोगों ने 2 वेरिएंस के फॉलो करने हैं कि जब किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएंस अप्लाई होता है तो वो स्क्वायर हो जाता है, और जब 2 वेरिएबल की एडिशन के ऊपर वेरिएंस अप्लाई होता है तो सेपरेटली उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं x1, x2 और x3, तो इन तीनों के ऊपर वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा जैसे इस फॉर्मूले को खोल के हमने अप्लाई किया। अब इन तीनों के साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर कांस्टेंट जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। सो ये 2 अगर आप लोग लिख देते हैं मेन इनके जो फॉर्मूलाज हैं तो ये भी आपके लिए ठीक होंगे। सो राइट 1/3 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 1/3 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 1/3 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3। ओके, लिख लिया। अब लिखने के बाद वेरिएंस ऑफ x1 है चूँकि, तो आपको पता है वेरिएंस ऑफ x पर किसी भी वेरिएबल का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये 1/9 सिग्मा स्क्वायर, इसी तरह से 1/9 सिग्मा स्क्वायर। ओके, अब इन तीनों में से कॉमन अगर हम ले लें सिग्मा स्क्वायर जो कि कॉमन टर्म है तो आपके पास अंदर ब्रैकेट में बचेगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। और अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं इस फ्रैक्शन का तो आपको पता है 9 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 3 आंसर। सो 3/9 वेरिएंस आपके पास वेरिएंस ऑफ x बार 1 का आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम लोगों ने वेरिएंस ऑफ x बार 2 के ऊपर वेरिएंस ऑफ x बार 2 निकालना है। वेरिएंस ऑफ x बार 2 हमारे पास इसके इक्वल है। लिख लें नेक्स्ट पेज पे आपके पास वेरिएंस ऑफ x बार 2 किसके इक्वल है, वेरिएंस ऑफ 5/8 x1
प्लस 1/8x2 प्लस 1/4x3। ओके, इन तीनों के एडिशन को लिखा और इसके ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर दिया। सेम उसी पैटर्न पे वेरिएंस अप्लाई करना है जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में किया। हर कांस्टेंट का स्क्वायर लेते जाएं और वेरिएबल के ऊपर इंडिविजुअली वेरिएंस अप्लाई कर दें। ओके क्लास, पता क्या, आप लोग जब ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं हर स्टेप को इसलिए मेंशन किया करें, एक अच्छा लगता है, एक एफिशिएंसी भी नजर आती है कि स्टूडेंट को पता है कि हम लोग किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और किस रूल के अकॉर्डिंग ये जो स्टेप्स हैं उनको करने जा रहे हैं। तो आपके पास ये स्क्वायर आ गया 25 के इक्वल और 8 का स्क्वायर हो गया 64 के इक्वल। वेरिएंस ऑफ x1 आपके पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर 64 सिग्मा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे 16 आंसर हो गया सिग्मा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, सिग्मा स्क्वायर आप लोग कॉमन ले लें और ब्रैकेट में आ गया आप लोगों के पास ये आंसर। इसको सॉल्व कर लें आप लोग, तो आपके पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 15/32 सिग्मा स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया वेरिएंस ऑफ x बार 2 का। अब आप लोगों ने वेरिएंस ऑफ x बार 1 भी निकाल लिया, वेरिएंस ऑफ x बार 2 भी निकाल लिया। अब हम लोगों ने निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए दोनों वेरिएंसेस का हम लोगों ने रेशो निकालनी है जो कि ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए इसी रूल के अकॉर्डिंग। वेरिएंस ऑफ x बार 1 लिखा आपके प्रीवियस पेज पे जो हमने सॉल्व किया था। वेरिएंस ऑफ x बार 1 आपके पास इक्वल है जी 3/9 सिग्मा स्क्वायर के। लिख लें 3/9 सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x बार 2 आप लोगों के पास किसके इक्वल आया है 15/32 के। लिख लें 32 के। सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3/9 ओवर 15/32 आंसर आ गया। आप लोग इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा .711। ये आपके पास फाइनल आंसर इसका आ गया जो कि लेस देन 1 है। 0.711 लेस देन 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये आंसर लेस देन 1 है तो आपके न्यूमरेटर का जो एस्टिमेटर है उसका वेरिएंस मिनिमम होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो डिनोमिनेटर के एस्टिमेटर का वेरिएंस मिनिमम होता है। अगर लेस देन 1 हो तो न्यूमरेटर के जो एस्टिमेटर का वेरिएंस है वो मिनिमम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में दैट x बार 1 इज मोर एफिशिएंट देन x बार 2। ओके, सो नेक्स्ट हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब देखना है आप लोगों ने अब आप लोगों ने कंपैरिजन करना है पेयर वाइज। आप लोगों ने चूंकि एफिशिएंसी में कंपैरिजन करना होता है, x बार 1 और x बार 2 का कंपैरिजन कर लिया। अब हम लोगों ने x बार 1 और x बार 3 का कंपैरिजन करना है। तो x बार 1 और कंपैरिजन हम करने जा रहे हैं x बार 3 का कि इन दोनों में से कौन सा एफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो आप लोग अब क्या करोगे, x बार 1 का वेरिएंस तो आप लोग पहले ही निकाल चुके हो, x बार 3 का आपको वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस ऑफ x बार 3 किसके इक्वल होगा कि हम लोग इसकी इक्वेशन के ऊपर वेरिएंस अप्लाई कर दें। और x बार 3 आपकी बुक में इक्वल है 0.2x1
प्लस 0.3x2 प्लस 0.4x3 के इक्वल है आपके बुक में वेरिएंस ऑफ x बार 3। तो आप लोग अंदर वेरिएंस अप्लाई करोगे तो 0.2 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 हो जाएगा, देन 0.3 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 हो जाएगा, देन 0.4 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x3 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 का जब आप लोगों ने स्क्वायर किया तो आपके पास आंसर आ गया जी 0.04 के, और वेरिएंस ऑफ x1 जो है आपके पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। जब आप लोगों ने 0.3 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आंसर आ गया 0.9 के, 0.09 के, तो ये लिख दिया। जब आप लोगों ने 0.4 का लिया तो सेम इसी पैटर्न पे ये आ जाएगा जी 0.16 के इक्वल, ये लिख दिया। अब तीनों को जब ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.29 सिग्मा स्क्वायर। यह आपके पास वेरिएंस ऑफ x बार 3 आ गया। अब हमें चूँकि एफिशिएंसी नंबर 2 चाहिए, एफिशिएंसी नंबर 2 आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, वेरिएंस ऑफ x बार 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x बार 3। हम एक दफ़ा कंपैरिजन कर चुके हैं x बार 1 का x बार 2 से, तो आपके पास x बार 1 मोर एफिशिएंट आया x बार 2 से। अब आप लोगों ने x बार 1 का x बार 3 से कंपैरिजन करना है चूँकि, तो आप लोग इनके वेरिएंसेस निकाल चुके हो। वेरिएंस ऑफ x बार 1 आपके पास इक्वल है 3/9 सिग्मा स्क्वायर के, यानी 1/3 सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x बार 3 आपके पास इक्वल है 0.29 सिग्मा स्क्वायर के। कट हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप कैलकुलेटर से करोगे 1.148, जो कि ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपके डिनोमिनेटर का एस्टिमेटर है वो मोर एफिशिएंट है क्योंकि इसका वेरिएंस मिनिमम है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आंसर में दैट x बार 3 इज़ मोर एफिशिएंट देन x बार 1। सो x बार 1 का जब हमने कंपैरिजन किया था x बार 2 के साथ तो x बार 1 आपका मोर एफिशिएंट था। जब हम लोगों ने कंपैरिजन किया x बार 1 का x बार 3 के साथ तो आपका x बार 3 मोर एफिशिएंट आ गया। अब हम लोगों ने कंपैरिजन करना है x बार 2 का x बार 3 के साथ। सो कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग। अब एफिशिएंसी नंबर हमने 3 निकालनी। जितनी एस्टिमेटर्स गिवन होंगे उनको पेयर वाइज आप लोगों ने रेशो निकालनी है उनकी, और उसको एफिशिएंट और जो है उसको प्रूव करना है। यहाँ पर भी x बार 2 का x बार 3 से कंपैरिजन किया, ग्रेटर देन 1 आंसर आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर का आपका एस्टिमेटर ज़्यादा मिनिमम होता है। तो x बार 2 का जब हमने कंपैरिजन किया आपके पास x बार 2 किसके इक्वल है जी, वेरिएंस ऑफ x बार 2 आपके पास इक्वल है, यहाँ पर गिवन है 15/32 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। सो लिख लें 15/32 का आंसर डायरेक्ट लिख लें 0.46 के इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। x बार 3 का आपके पास आंसर 0.29 सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। दोनों को आप लोगों ने कैंसिल आउट किया सिग्मा स्क्वायर्स को, तो आपके पास आंसर आ गया 0.468 डिवाइडेड बाय 0.29। आंसर आ गया आप लोगों के पास 1.613, जो कि ग्रेटर देन 1 आंसर आया। तो आप लोग कह सकते हो कि आपके पास जो x बार 3 है वो मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट देन x बार 2। सो आप देख सकते हो, आप लोगों के रिजल्ट्स में पीछे से फिर दिखाती हूँ। पहला हम लोगों ने एफिशिएंसी 1 निकाल ली, तो उसमें आप लोगों के पास x बार 1 जो है एफिशिएंट आया x बार 2 से, लाइक दिस। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन किया x बार 1 और x बार 3 का, तो आप लोगों के पास x बार 3 मोर एफिशिएंट आ गया। यहाँ पर रिजल्ट गिवन है x बार 3 मोर एफिशिएंट आ गया आपका x बार 1 से। देन आप लोगों ने कंपैरिजन किया x बार 3 का
x/2 के साथ, तो x/3 ज़्यादा एफिशिएंट आया x/2 से। तो इन तीनों कंपैरिजन्स के बाद अंदाज़ा होता है दैट x/3 इज़ द एफिशिएंट एस्टिमेटर देन all other unbiased estimators. So it is called UMVI. UMVI क्या होता है जी? आपके पास UMVI एक ऐसी टर्म है जो उस एस्टिमेटर के लिए इस्तेमाल की जाती है जो तमाम अदर एस्टिमेटर से ज़्यादा एफिशिएंट निकल आता है, वो और अनबाइस्ड भी होता है। तो ये हम लोग इसको कहते हैं मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर, इसको UMVI भी बोला जाता है। तो मिनिमम वेरिएंस अनबाइस्ड एस्टिमेटर कौन सा है? जो कि तमाम अदर अनबाइस्ड एस्टिमेटर से ज़्यादा उसका वेरिएंस मिनिमम होता है, तो वो UMVI कहलाता है। सो x/3 यहाँ पर UMVI हो गया। आप लोगों ने 15.9 का ए पार्ट आज कंप्लीट कर लिया और आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ए पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, एफिशिएंसी आप लोगों ने कैसे निकालनी है, एफिशिएंसी निकालना आप लोगों ने सीख लिया। अब आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है जी। क्लास प्रैक्टिस कैसे करनी है ये देख लें। प्रैक्टिस आप लोगों ने क्वेश्चन की करनी है 15.9 के बी पार्ट की। पेज नंबर है आप लोगों के पास 115। ओके, फिर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है क्लास 15.12 क्वेश्चन 116 पेज नंबर पर लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आप लोगों ने सी पार्ट को सॉल्व करना है। 15.12 के सी पार्ट को एफिशिएंट एस्टिमेटर के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्या किया फिर सुन लें। आप लोगों ने अनबाइस्ड एस्टिमेटर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस कर लिए, और आप लोगों ने कंसिस्टेंट एस्टिमेटर के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और आप लोगों ने एफिशिएंट एस्टिमेटर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है सफिशेंसी, उसके बारे में बताऊंगी। देन हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने रेंजेस ऑफ द वेरिएंस या कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। यहाँ तक हमारा पॉइंट एस्टिमेटर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके क्लास, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। दुआ में याद रखें। ओके जी, टेक केयर।